हाय एवरीवन, मेरा नाम है सक्षम और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा के बारे में। ये पार्ट 4 है। आज की इस वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक क्या है, बेल नंबर क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होते हैं और पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं जिसको हम पोसेट भी बुलाते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल आ सकता है वो हम देखने वाले हैं। कंपैरेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या होते हैं जिसको हम लीनियरली ऑर्डर सेट भी कहते हैं, लीस्ट अपर बाउंड कैसे फाइंड करते हैं, ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कैसे फाइंड करते हैं, दोनों के बारे में हम जानने वाले हैं। और मिनिमल एलिमेंट इन अ पोसेट कैसे फाइंड करते हैं, मैक्सिमल एलिमेंट इन अ पोसेट कैसे फाइंड करते हैं, और मिनिमम एलिमेंट इन अ पोसेट एंड मैक्सिमम एलिमेंट इन अ पोसेट ये कैसे फाइंड करते हैं वो जानने वाले हैं। मिनिमल और मिनिमम में क्या फर्क होता है वो भी हम यहीं पर देखने वाले हैं। आज का डिस्कशन का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बेल नंबर से। बेल नंबर क्या होता है, बेल नंबर को डिनोट करते हैं, बी का बेस एन है, यहाँ पर एन क्या है वो भी देखते हैं। बेल नंबर की मदद से हम फाइंड क्या करते हैं, जैसे कि इससे पिछले बोर्ड में मैंने आपको समझाया था कि पार्टीशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। बेल नंबर की मदद से हम नंबर ऑफ पार्टीशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि बेल नंबर क्या मदद करता है, नंबर ऑफ पार्टीशन फाइंड करने में हमें मदद करता है। तो इट डिफाइन नंबर ऑफ पार्टीशंस ऑफ सेट ए, ये क्या बताता है, बेल नंबर की मदद से हम नंबर ऑफ पार्टीशन जो सेट ए, कोई भी एक सेट मान लो, उसमें कितने नंबर ऑफ पार्टीशन हैं वो हमें बेल नंबर की मदद से फाइंड होता है। या फिर नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ सेट ए बोल दो, या फिर नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए बोल दो, बात एक ही है। वेयर कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन, मतलब कि जो ए की जो कार्डिनैलिटी होगी, जो आपके पास सेट गिवन होगा, अगर उसकी जो कार्डिनैलिटी होगी उसी के बेसिस पे हम यहाँ पर बेल नंबर से नंबर ऑफ पार्टीशन फाइंड करेंगे। जो बी का बेस एन है तो एन क्या रखेंगे, जो इस ए सेट की कार्डिनैलिटी होगी वो, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चेक करेंगे कि उसके नंबर ऑफ पार्टीशन कितने पॉसिबल है उस गिवन सेट के। तो इसको आपको देखना है कि बिल्कुल सिंपल सा है कि बेल नंबर कैसे निकालते हैं। बेल नंबर देखो, सबसे पहले आपको मानना है 1, सबसे पहले 1, उसके नीचे भी आपको फिर लिख देना 1, फिर ये ऊपर जो ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, तो यहाँ पर 1 + 1 आगे लिख देना, इसके आगे 2, ठीक है। अब 2 के ऊपर कुछ नहीं है तो 2 को नीचे लिख दो यहाँ पर थर्ड लाइन में, फिर 2 के ऊपर क्या है 1, 2 के ऊपर क्या है 1, तो 2 + 1 3 लिख दिया। ऐसे ही 3 के ऊपर क्या है 2, तो 3 + 2 5 लिख दिया। 5 के ऊपर क्या है कुछ नहीं है, तो 5 को यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में भेज दो। 5 के ऊपर क्या है 2, 5 + 2 7, 7 के ऊपर क्या है 3, 7 + 3 10, ऐसे ही 10 + 5 15। अब 15 के ऊपर कुछ नहीं है तो इसको 15 को हम भेज देंगे नेक्स्ट लाइन में। ऐसे ही करते करते हमें ये फॉर्म में फाइंड कर लेंगे नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि हम नंबर ऑफ पार्टीशन लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी पहले की 2 के लिए। जैसे अगर मान लो आपके सेट की अगर कार्डिनैलिटी अगर 0 है तो उसके 1 क्या होते हैं, पार्टीशन पॉसिबल है। अगर कार्डिनैलिटी 0 है तो एक पार्टीशन पॉसिबल है, अगर कार्डिनैलिटी 1 है तो भी 1 पार्टीशन पॉसिबल है। 2 से हम देखते हैं, अगर कार्डिनैलिटी अगर 2 है आपके सेट की, तो यानी कि एन आपका क्या है 2 है, तो आपको 2 लाइन उठानी है। अब 1 लाइन और 2 लाइन, मतलब 2 लाइन तक आपको ये बेल नंबर बनाने पड़ेंगे। दो, अगर कार्डिनैलिटी 2 है सेट की तो 2 आपको यहाँ पर लाइन तक बनाने हैं, और ये जो 2 है ये क्या होगा, आपका नंबर ऑफ पार्टीशन होगा। यानी कि अगर कार्डिनैलिटी 2 है आपके सेट की तो नंबर ऑफ पार्टीशन कितने पॉसिबल होंगे, 2 होंगे। ऐसे ही अगर कार्डिनैलिटी अगर आपकी 3 हो गई अगर सेट की, तो आपको 3 लाइन तक फाइंड करना, 3 लेवल तक, 1 2 3। तो अगर कार्डिनैलिटी 3 है तो नंबर ऑफ पार्टीशन 5 पॉसिबल है। ऐसे अगर कार्डिनैलिटी अगर सेट की 4 है तो 1 2 3 4, 4 लाइन तक आपको बेल नंबर बनाना पड़ेगा, और ये क्या लिखा नंबर लास्ट में 15। तो अगर कार्डिनैलिटी अगर सेट की 4 है तो 15 नंबर ऑफ पार्टीशन है। तो ऐसे करके हम फाइंड कर सकते हैं। बस पहले के 2 याद रखना कि अगर हमारा कार्डिनैलिटी किसी सेट की 0 है तो 1 पार्टीशन पॉसिबल है, अगर कार्डिनैलिटी किसी भी सेट की अगर 1 है तो भी 1 पार्टीशन पॉसिबल है। 2 से हमारा शुरू होगा कि 2 लेवल तक जाओ, तो जो ये लिखा है नंबर 2 लिखा है तो 2 कार्डिनैलिटी है। 3 लेवल तक जाओ, 3 अगर कार्डिनैलिटी है तो नंबर ऑफ पार्टीशन 5 पॉसिबल है। उसके बाद हम देखेंगे। तो ये हो गया हमारा बेल नंबर का कॉन्सेप्ट। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन क्या होता है? पार्शियल ऑर्डर रिलेशन बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आपका जो गिवन सेट है, गिवन रिलेशन के अंदर जो भी सेट है आपका, अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है एंड एंटीसिमेट्रिक भी है एंड
ट्रांजिटिव भी है, यानी कि तीनों होने चाहिए। अगर आपका जो सेट है या फिर कोई भी रिलेशन मान सकते हो, तो अगर आपको जो भी गिवन सेट है अगर वो रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो हम कह सकते हैं वो हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। तब हम क्या कह सकते हैं कि वो हमारा पार्शियल ऑर्डर रिलेशन, तीनों ट्रू होने चाहिए, तीनों। पार्शियली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, जिसको हम पोसेट कहते हैं। पोसेट क्या होता है, let R be a partial order relation on set A, then set A along with this partial order relation R is called poset. It is denoted by A, R. R must be a partial order relation. मतलब कि कहने का मतलब क्या है, जब भी हम पोसेट के बारे में आगे भी डिस्कस करेंगे, पोसेट, तो जब भी मैं पोसेट बोलूंगा आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो रिलेशन है वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में तो है ही है। यानी कि जब भी मैं पोसेट की बात करूंगा कि मैं बोलूँ ये जो सेट है ये पोसेट है, तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा, एंटीसिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो पोसेट क्या होता है, अगर हम आर एक पार्शियल ऑर्डर रिलेशन माने, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन माने किसी एक आर को, आर भी पार्शियल ऑर्डर रिलेशन ऑन सेट ए, यानी कि आपके पास ये बोल दिया गया कि आपके पास एक सेट है, वो क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है। ठीक है, तो देन सेट ए अलोंग विद दिस पार्शियल ऑर्डर रिलेशन आर इज कॉल्ड पोसेट। तो हम इसको क्या कहेंगे, पोसेट कहेंगे। ए कॉमा आर, इसको हम क्या कहेंगे, अब पोसेट कहलाएंगे। और जब भी मैं पोसेट कहूंगा आपको समझ जाना चाहिए कि वो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में है, यानी कि वो रिफ्लेक्सिव भी है जो सेट है, और एंटीसिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी है। बस इतनी सी बात है। और कैसे काम हो रहा है आगे, उसके बाद आप इस डिफाइन का मतलब और आपको पिक्चर थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी कि मैं ये डिफाइन कहना क्या चाहती है, फिर वर्ड एक साथ आपको समझ में आएंगे। तो आप बस ये रखो, ए हमारा सेट है और आर हमारा क्या है, वो पार्शियली ऑर्डर सेट, जो हमने आर यहाँ पर माना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जांपल के थ्रू भी समझाया कि पार्शियल ऑर्डर सेट क्या होता है। लेट ए इज एनी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर मैं ए अपना एक सेट मानूं, तो एक सेट ऑफ रियल नंबर्स मैंने का एक सेट माना, तो देन ए कॉमा ये स्मॉलर देन इक्वल टू इज अ पोसेट। ये देखो, इसी के जो रिलेशन है इसकी प्लेस में मैंने क्या लिखा है, स्मॉलर देन इक्वल टू। ठीक है, ये साइन लिखा है, ये हमारा पोसेट है। तो ये हमारा पोसेट है, तो उसके लिए क्या चीजें जरूरी हैं, यानी कि मैंने ये कहा ये हमारा पोसेट है, तो उसका मतलब क्या आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, पोसेट है यानी कि पार्शियल ऑर्डर रिलेशन है, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी, एंटीसिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी है। यानी कि हमारा क्या है, ए स्मॉलर देन इक्वल टू ए बिलोंग्स ए ऑल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। यानी कि ए कॉमा रिफ्लेक्सिव में क्या आते हैं, सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट, और उसके अलावा भी और सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं। इसको लिखने का मतलब है कि जो भी ए स्मॉलर देन इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि हमारे ए कॉमा ए के जितने भी पेयर्स हैं वो सारे क्या होंगे, यहाँ पर रिफ्लेक्सिव हो गए। एंटीसिमेट्रिक के लिए क्या होता है, अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा ए है, तो ए और बी इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर वो लिखा है, आप इस ग्रेटर जो स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन है, इसकी प्लेस में आप आर भी मान सकते हो, जैसे कि ए रिलेट्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। ऐसे ही इसको ए रिलेट्स टू बी बिलोंगिंग टू मतलब ए रिलेट्स टू बी, इसको हम कैसे लिखते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। मतलब कि ए कॉमा बी अगर रिलेशन में है, बी कॉमा ए रिलेशन में है, तो ए इक्वल टू बी होना चाहिए। तो ये क्या होता है, एंटीसिमेट्रिक होता है। आपको पिछला बोर्ड याद आना चाहिए, जो मैं ये सारे कॉन्सेप्ट हमने जो सीख रखे हैं। ऐसे ही इसका है, अगर ए रिलेट्स टू बी है और बी रिलेट्स टू सी है, तो ए रिलेट्स टू सी भी ट्रू होना चाहिए, तो हमारे क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। यहाँ पर बस साइन बदल दिए गए हैं, काम वही हो रहा है। स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन लगा दिया गया है, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, आपको बस पढ़ना आना चाहिए क्या लिखा है। वैसे अगर आप वर्ड भी पढ़ना चाहो तो यहाँ पर जो लिखा है वही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तीन कंडीशन अगर ट्रू है तो हम कह सकते हैं पार्शियल ऑर्डर सेट है। तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने दे रखा है, सो हेंस दिस रिलेशन इज अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो हमने पहले क्या माना, ये एग्जांपल है, मैंने माना एक सेट ए 1 2 3 इसके अंदर जो है एलिमेंट है, और मैंने क्या करा, स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन। यानी कि स्मॉलर देन इक्वल टू का साइन का मतलब क्या है, मैं एक एक करके एलिमेंट उठाऊंगा और मैं इसको इस कंपैरिजन करूंगा इस वाले स्मॉलर देन इक्वल टू साइन का। जैसे कि मैंने उठाया 1, 1, तो 1 क्या 1 से, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, तो यहाँ पे लिखा है ये साइन, आपको जो रिलेशन का ये जो साइन है, अगर मैं 1 1 उठाता हूँ सबसे पहले, तो क्या 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 1 है, मैंने 1 1 ही उठा लिया, दूसरी साइड में मैंने क्या करा, 1 ही उठा लिया। तो आपसे अगर पूछूं मैं कि 1 क्या 1 के छोटा है या इक्वल है, बोलेगा इक्वल तो है, यानी कि ये हमारा क्या होगा, हमारे इस सेट के अंदर हम आएगा। ठीक है, तो मैंने 1, 1 लिख दिया। फिर मैंने उठाया 1, 2,
1,2 का उठाया मतलब यानी कि 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 2 है। क्या 1 2 से छोटा है? बोलोगे हाँ है, तो मैंने 1,2 भी लिख दिया। ऐसे ही 1,3 उठाया मैंने, यानी कि 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 3, क्योंकि मुझे क्या दे रखा है, ये रिलेशन की प्लेस में ये दे रखा है, तो मैं इसको इससे चेक कर रहा हूँ। अगर कोई डिवाइड का सिंबल होता तो मैं डिवाइड करता, कैसे करेंगे वो आगे और देखते जाएंगे। तो 1 और 3 उठाया मैंने, क्या 1 छोटा है 3 से? बोलोगे हाँ, तो 1,3 भी आ गया। ओके, अब 2 लेते हैं, 2,1 करते हैं। क्या 2 मेरा छोटा है 1 से? 2 क्या मेरा छोटा है 1 से? बोलोगे नहीं, तो गलत है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 2,1 इसमें नहीं आएगा, 2,1 मैंने हटा दिया। 2 क्या छोटा है बराबर है 2 के? बोलोगे हाँ ये तो है, तो मैंने 2,2 लिख दिया। ऐसी करके आपको क्या है, सब कंपैरिजन हम कर लेंगे, यहीं से आप देख सकते हो। तो यहाँ से देख लो, 2 क्या छोटा है 3 से या बराबर है 3 के? बोलोगे छोटा है, सही है, तो इसको लिखे रहने दिया। 3 क्या छोटा है 1 से? बोलोगे नहीं है। 3 क्या छोटा है 2 से या बराबर है? बोलोगे नहीं है। 3 क्या छोटा है बराबर है 3 से? बोलोगे बराबर है, ठीक है। तो इसको हमने इसलिए लिख लिया, इसलिए इन तीनों को हमने नहीं लिखा। तो ये क्या हमारा पोसेट होगा? बोलोगे हाँ होगा, क्यों नहीं होगा, मतलब होगा ही, ये हमारा पोसेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो सभी के सभी डायगोनल एलिमेंट हैं, तो आपको पता है डायगोनल एलिमेंट होता है यानी कि वो क्या है, रिफ्लेक्सिव होता है। तो मैंने लिख दिया रिफ्लेक्सिव है। अब एंटीसिमेट्रिक है कि नहीं, यानी कि एंटीसिमेट्रिक होने के लिए क्या कंडीशन होती है? अगर आपने पिछले बोर्ड देखे हैं, या तो एक ए और बी है, अगर ए रिलेट्स टू बी है और बी रिलेट्स टू ए, तो ए और बी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट तो सबके सब आ गए, ठीक है। लेकिन अगर इक्वल नहीं, अगर हमारी इफ कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, तो भी हमारा एंटीसिमेट्रिक वो कहलाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 1,2 है, लेकिन 2,1 प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हमारा ये भी क्या आएगा, हमारा एंटीसिमेट्रिक में ट्रू माना जाएगा। हमने ये एंटीसिमेट्रिक वाले सिनेरियो वाले बोर्ड में बिल्कुल डिस्कस कर रखा है, एंटीसिमेट्रिक कैसे हम फाइंड करते हैं। तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या फिर हो रही है तो आपको उस बोर्ड पे जाके देखना पड़ेगा, जो भी हमारा पिछले जो 3 बोर्ड हमने करा रखे हैं। तो एंटीसिमेट्रिक के लिए 1,3 है, 3,1 इसमें नहीं है, हाँ नहीं है, तो ये भी हमारा एंटीसिमेट्रिक है। 2,3 है, 3,2 है, नहीं है, 3,2 है ही नहीं, तो यानी कि हमारा ये क्या होगा, ये भी हमारा एंटीसिमेट्रिक में ट्रू होगा। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर a, b है और b, a है, तो a और b इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो, अगर a, b है, 3,3 है, तो 3,3 है, उल्टा कर दोगे तो भी 3,3 रहेगा, और इक्वल भी है, तो ये ट्रांजिटिव भी है। ये डायगोनल एलिमेंट तो ट्रांजिटिव ही है, ये सारे जो एलिमेंट है इफ वाली कंडीशन ही फॉल्स कर रहे हैं, तो इसलिए हम ये इनको क्या करते हैं, ट्रू ही मानेंगे। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, एंटीसिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव कैसे फाइंड करते हैं किसी भी सेट में, तो इसको मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा। तो ये हमारा क्या है, ट्रू हो गया। ये बस आपको बताना था कि कैसे काम हो रहा है। अब देखो आप पढ़ते हैं कंपैरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। कंपैरेबिलिटी क्या होती है? अब हम एलिमेंट्स को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इसकी लेट a, r बी अ पोसेट। अगर हमने इसको एक पोसेट माना, फॉर एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स a, b belongs to a and b are said to be comparable with respect to relation partial order relation are if and only if, IFF का मतलब होता है if and only if A relates to B और B relates to A, that means अगर देखो A relates to B या B relates to A लिखो, या फिर ऐसे लिख दिया था, साइन बन गया था बस रिलेट्स की फॉर्म में, या फिर इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, इसको ऐसे ही पढ़ते हैं, मतलब A, B बिलोंग्स करता है रिलेशन R से, और B, A भी बिलोंग करता है R से, या फिर और लिखा है, या फिर B, A रिलेट करता है R से। कहने का मतलब क्या है वो हम देखते हैं, पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम डिफाइन पाते हैं डिफाइन क्या कहना चाहते हैं। एग्जाम्पल में हम देख सकते हो एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, इसमें एलिमेंट्स हैं, और मुझे क्या करना है, a, डिवाइड है पर डिवाइड्स है, डिवाइड्स इज अ पोसेट, ये एक पोसेट है, ठीक है। ये एक हमारा क्या है, पोसेट है। पोसेट होने का मतलब क्या है, एंटीसिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, ओके। तो ये हमारा पोसेट है। तो क्या ये कंपेरेबल है कि नहीं, ये हम देखते हैं। कंपेरेबल होने के लिए क्या जरूरी है, अगर हमारा a, r एक पोसेट है, तो आपको पोसेट का मतलब बता दिया। अगर हमारा पोसेट है फॉर एनी पेयर ऑफ एलिमेंट्स a, b, यानी कि इस सेट में से मैं कोई भी पेयर उठाऊं, 1,2 उठाऊं, 1,3, 1,4, या फिर 2,1, 2,3, 2,4, या फिर 3,4, 3,2, 3,1, या फिर 4,3, 4,2, 4,1, कोई सा भी मैं पेयर उठाऊं जो भी बिलोंग करता है सेट A से, a, b आर सेड टू बी कंपेरेबल। A और B को मैं तभी कंपेरेबल कह सकता हूँ विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ऑर्डर रिलेशन R। तभी कब उसको कंपेरेबल कह सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ तब या तो A रिलेट्स कर रहा हो B से,
या फिर बी रिलेट्स कर रहा हो ए से, और लिखा है यहाँ पर, या तो ये हो या ये हो। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि 1 डिवाइड्स बाय 1। अब रिलेट्स का यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवाइड आ गया, डिवाइड। क्या 1 को डिवाइड्स है, ये डिवाइड्स का साइन है, क्या 1 को डिवाइड करता है, बोलोगे हाँ करता है। तो हम ये लिख देंगे 1 and 1 आर कंपेरेबल। ठीक है, ये ए बी और बी ए क्या, इसका भी देखेंगे अभी। 1,2 बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे 1 रिलेट्स टू 2, ऐसे भी कर सकते हो। रिलेट्स की प्लेस में क्या करना है, डिवाइड, यानी कि यह 1 डिवाइड्स करता है 2 को। 1 डिवाइड्स 2, तो बोलोगे ट्रू। ठीक है, क्या 1 डिवाइड करता है 3 को, बोलोगे ट्रू। अब इसमें ट्रू क्यों हो रहा है, 1 तो सभी को डिवाइड करता ही करता है, आपको भी पता है 1 क्या करता है, डिवाइड करता है हर एक नंबर को। तो इसलिए क्या होगा, सबके लिए 1 के साथ जितने भी नंबर आएंगे उनके लिए तो ट्रू होगा ही होगा। तो ये सारे क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। तो देखो, लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो अगर यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ए रिलेट्स टू बी कर रहा है, तो मुझे बी रिलेट्स टू के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है। कहने का मतलब क्या, अगर 1,2 कंपेरेबल है तो 2,1 के लिए मुझे देखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो कंपेरेबल हो या ना हो। अगर मेरा कोई भी एक पेयर कंपेरेबल है, कोई भी एक पेयर, चाहे 1,2 कंपेयर, अगर 1,2 कंपेरेबल है तो 2,1 कंपेरेबल हो या ना हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक पेयर तो आ गया जो मेरा कंपेरेबल है। तो अब ये जो होगा वो 1,2 कंपेरेबल ही मान जाएंगे, चाहे 2,1 कंपेरेबल हो या ना हो। तो इतना तो आपको पता होगा कि 1 तो सभी नंबर को डिवाइड करेगा, तो इनके साथ तो सबके साथ कंपेरेबल होगा ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं 2,1 के साथ। तो क्या 2 डिवाइड्स करता है 1 को, नहीं करता। 2 डिवाइड्स 1 नहीं करता, तो इसलिए ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कंपेरेबल नहीं होगा, नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। सो बट 1,2 बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब क्या है कि 1,2 तो यहाँ पर कंपेरेबल था, लेकिन 2,1 कंपेरेबल नहीं है। तो लेकिन हम बोलेंगे 2 and 1 आर कंपेरेबल, 2 and 1 भी हमारे क्या होंगे, कंपेरेबल होंगे। 1 और 2 तो कंपेरेबल नहीं है, 2 और 1 भी हमारे कंपेरेबल होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि इनका एक सेट, एक पेयर क्या है, एक पेयर इनका कंपेरेबल था, एक पेयर हमारा इनका क्या था, कंपेरेबल था। इसलिए इसका हमने उल्टा करा, अगर उसका पेयर कंपेरेबल हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी कंपेरेबल माना जाएगा। वो भी ट्रू कंडीशन रिटर्न कर रहा हो ना कर रहा हो, लेकिन वो कंपेरेबल माना जाएगा, क्योंकि बस एक पेयर कंपेरेबल होना चाहिए। आगे देखते हैं 2,2 है, 2 के 2 को डिवाइड्स करता है, करोगे, अगर इसका उल्टा कर दोगे तो भी कोई बात रहेगी, तो ये कंपेरेबल होंगे। लेकिन एक तो पता ही चल गया, एक तो है ही, तो कंपेरेबल दोनों के लिए बोलेंगे। 2,4 कंपेरेबल है, 2 डिवाइड्स 4, बोलोगे हाँ, लेकिन 2 डिवाइड्स 4, ठीक है। अब बोलेंगे दोनों केस कब आएंगे, अब मुझे 4,2 पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्या 4 डिवाइड्स करता है कि नहीं करता 2 को, ये मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका एक पेयर तो करता ही है, तो दूसरा पेयर करे या ना करे वो तब भी कंपेरेबल माना जाएगा। ठीक है, अगर हम अब कौन सा पेयर उठाया, मैं 2,3 उठाता हूँ। मैंने 2,3 उठाया तो नाइदर 2 डिवाइड्स 3 नॉर 3 डिवाइड्स 2, ना ही 2 3 को डिवाइड करता है ना 3 2 को डिवाइड करता है। तो इस केस में क्या होगा, नाइदर 2,3 बिलोंग्स टू आर नॉर 3,2 बिलोंग्स टू आर। तो इस केस में क्या होगा, 2 and 3 आर नॉट कंपेरेबल, क्योंकि इसका कोई भी एक पेयर ये कंपेरेबल नहीं है, इसलिए इसको हम क्या लिख रहे हैं कि ये कंपेरेबल हमारा नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू रिलेशन डिवाइड्स। और ये डिवाइड्स का अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता कैसे काम करता है, अगर देखो मैं 2 डिवाइड्स 12 लिखूं तो ये टिक है, लेकिन 12 डिवाइड्स 2 लिखूं तो ये टिक नहीं है। 2 हमारा 12 को डिवाइड कर सकता है, लेकिन 12 हमारा 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। डिवाइड्स का ये मतलब होता है, ठीक है। ये नंबर 12 को तो डिवाइड कर सकता है, लेकिन 12 2 को डिवाइड नहीं कर सकता। इसमें इंटीजर वैल्यूज देखी जाती हैं इसलिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि डिवाइड्स का मतलब क्या है। जैसे कि इसमें भी है 2,4 कर रहा है, 2 डिवाइड्स करता है 4 को, लेकिन 4 नहीं करता 2 को। तो ये भी ध्यान आपको देने वाली बात है, डिवाइड्स का क्या सिंबल का मतलब, क्योंकि आगे भी बहुत बार आएगा। अब हम बढ़ते हैं टोटली ऑर्डर्ड सेट के बारे में पढ़ते हैं। टोटली ऑर्डर्ड सेट क्या होता है, जिसको हम लीनियरली ऑर्डर्ड सेट भी कहते हैं। सो अ पोस्ट सेट A, R इज कॉल्ड अ टोटली ऑर्डर्ड सेट only if
each pair of element of set A is comparable with respect to relation R is called totally ordered set। कुछ नहीं कहता ये सिर्फ और सिर्फ कहता है कि अगर कोई भी सेट के सारे जो पेयर हैं वो कंपेरेबल हैं, कोई भी सेट के अगर सारे एलिमेंट्स कंपेरेबल हैं, सारे ईच पेयर एलिमेंट्स मतलब सारे पेयर ऑफ एलिमेंट्स कंपेरेबल हैं, तो वो क्या होता है, टोटली ऑर्डर्ड सेट होता है। जैसे कि इसमें सारे नहीं थे, इसमें 2, 3 और 3, 2 डिवाइड नहीं करता, तो 2, 3 कंपेरेबल नहीं था, तो ये हमारा टोटली ऑर्डर्ड सेट नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो इसमें ऐसा होता कि हर पेयर हमारा कंपेरेबल होता, तो ये हमारा क्या होता है, टोटली ऑर्डर्ड सेट होता। और हर पेयर कंपेरेबल होने का मतलब है कि 2 अगर 1, 2 हो रहा है और 2, 1 अगर नहीं हो रहा है, तब भी इसको कंपेरेबल तो मानती हैं। ऐसे नहीं कि दोनों पेयर होने चाहिए, 1, 2 हो रहा है तो 2, 1 को भी होना चाहिए, ऐसे चेक नहीं करना है। एक पेयर तो कंपेरेबल होना चाहिए, तो अगर एक पेयर कंपेरेबल होना चाहिए, अगर उसका उल्टा हो नहीं रहा है तो भी कोई बात नहीं, वो भी हमारा कंपेरेबल तब भी माना जाता है। तो इसलिए अगर सभी पेयर्स इसके ऐसे कंपेरेबल होने लग गए तो हम क्या कह देंगे, वो टोटली ऑर्डर्ड सेट है हमारा। सिंपल कहता है और कुछ नहीं कह रहा। Every totally ordered set is a poset, but every poset need not be a totally ordered set। यानी कि हर एक टोटली ऑर्डर सेट पोसेट होता है, लेकिन हर एक पोसेट जरूरी नहीं कि टोटली ऑर्डर्ड सेट हो, क्योंकि ये तो हमारा क्या था, ये भी तो हमारा पोसेट था, लेकिन ये हमारा टोटली ऑर्डर सेट नहीं था। लेकिन जो टोटली ऑर्डर सेट आप निकालोगे तो वो पोसेट तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आपको लिखा है, यहाँ पर ये कुछ वो वैसे नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात नहीं है, बस नोटेशन आपको पता होना चाहिए कि क्या है। तो कॉन्सेप्ट विच इज यूज बिलो, मतलब ये नीचे जो हम कॉन्सेप्ट अब पढ़ने वाले हैं उनको ध्यान में रखने के लिए आपको ही देखना है। तो जब भी मैं लिखूँ A बिलोंग्स टू R, अगर ऐसे लिखा हुआ हो तो क्या करना है, ये जो A है ये लोअर साइड में है और B जो है हमारा अपर साइड में है। इसके पोजीशन की मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे पूरे में यही काम आने वाला, तो इसको ध्यान से देखना। A, B बिलोंग्स टू R है, तो ये A जो है हमारा ये लोअर साइड में है, ये B जो है हमारा अपर साइड में है। तो इनके जो साइड, जिस साइड में ये प्रेजेंट है, वो साइड को, इस साइड को जो पहला नंबर है, ये साइड को मैं लोअर साइड कह रहा हूँ और B वाले पोजीशन को मैं अपर साइड कह रहा हूँ। मैं मतलब बुक्स में जो है वो है, तो ये लोअर साइड है, ये अपर साइड है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये समझ नहीं आया तो आगे का नहीं आएगा, बस ये पोजीशन बता दिया और कुछ नहीं करा है, पोजीशन बताई है और कुछ नहीं है। ये लोअर साइड है, ये अपर साइड है, ए वाली लोअर साइड, बी वाली अपर साइड। सो लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं LUB से भी डिनोट कर सकते हो या जॉइन से भी डिनोट कर सकते हो। ये DBMS वाला जॉइन नहीं है, ठीक है, या सुपर ऐसे भी लिखा है, तो उसकी मदद से भी ये तीनों नाम लिख सकते हो लीस्ट अपर बाउंड के लिए। ठीक है, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या कहता है ये देखते हैं। लेट A कॉमा स्मॉलर देन इक्वल टू, ये जो हमारा रिलेशन है, ये हम इसको क्या कहते हैं, रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन वाला जो था। सो लेट दिस बी अ पोसेट, ये हमारा क्या है, पोसेट है। पोसेट कहने का मतलब क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और इसके लिए चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो हो गई, पोसेट है यानी कि ये तो है। तो ये हमारा पोसेट है फॉर एनी टू एलिमेंट A, B belongs to A if there exists an element C belongs to A such that A relates to C। अब देखो, या तो आप इस सिंबल को जो लिखा है रिलेशन में इसको पढ़ लो, A स्मॉलर देन इक्वल टू C होना चाहिए, या फिर A रिलेट्स टू C पढ़ लो, या फिर A रिलेट्स टू C पढ़ सकते हो। यानी कि इसकी साइन की बेस में आप A की पावर R और नीचे वो C जैसे लिखते हैं वो आगे लिख रखा है मैंने, या पिछले बोर्ड से, हाँ देखो ये लिख रखा है, ऐसे ऐसे पढ़ सकते हो। A रिलेट्स टू C ऐसे भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये जो R की प्लेस है, ये जो R की प्लेस है उसी की प्लेस में बस ये डिवाइड या स्मॉलर देन इक्वल टू लग रहा है और कुछ नहीं है। क्या से काम है, क्वेश्चंस में आपको करते करते समझ में आ जाएगा। A रिलेट्स टू C भी मैं पढ़ सकता हूँ, A रिलेट्स टू C एंड B रिलेट्स टू C, देन C इज द अपर बाउंड ऑफ A एंड B, एंड इफ देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट D belongs to A such that A relates to B or B relates to D and D relates to C, then C is the least upper bound of A and B। कहने का मतलब क्या, अभी हमें कुछ समझ में नहीं आया क्या है ये जो अपर साइड और लोअर साइड पता है इसका मतलब क्या है। अब देखो ध्यान से सुनना, कोई भी हमारा पोसेट है, सो कोई भी दो एलिमेंट मैं उठाता हूँ A और B हमारे सेट से, मैंने एक A सेट माना, उस सेट में से मैंने दो एलिमेंट उठाए A और B। If there exists an element C belongs to A, और मैंने एक और एलिमेंट उठाया C,
जो उसी ए सेट को बिलोंग करता है। अब लीस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या होता है ये देखते हैं। ए रिलेट्स टू सी, इसमें मैंने क्या बताया था, सी किस साइड में है, ये सी आपका अपर साइड में है। तो ये कैसा है, सच दैट सी बिलोंग्स टू अपर साइड ऑफ ए एंड सी प्रेजेंट एट द अपर साइड ऑफ बी। ये अपर साइड में ना, ये जो साइड है ये अपर साइड थी, तो सी हमारा ए के अपर साइड में है, बी के भी अपर साइड में है। सी हमारा ए के भी अपर साइड में है, बी के भी अपर साइड में है। देन सी इज द अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी। ये सी हमारा इन दोनों के अपर बाउंड में है, यानी कि अपर साइड प्रेजेंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपर बाउंड हो जाएगा ए और बी का। लेकिन हमें अपर बाउंड तो फाइंड कर लिया कि ये अपर साइड में है, तो ठीक है, मैं समझ गया कि अपर साइड में कोई एलिमेंट है तो वो अपर बाउंड है। लेकिन मुझे फाइंड क्या करना है, लीस्ट अपर बाउंड, यानी कि छोटे से छोटा अपर बाउंड। क्या पता सी से भी कोई छोटा नंबर हो जो ए के अपर बाउंड में हो, बी के भी अपर बाउंड में हो, लेकिन मुझे लीस्ट फाइंड करना है। तो सी हमारा अपर बाउंड तो है, ये तो हमें पता चल गया। तो लेकिन लीस्ट कब कहेंगे इसे, लीस्ट तब कहेंगे इफ देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट डी बिलोंग्स टू ए। अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट बिलोंग ना करता हो, नो एलिमेंट एग्जिस्ट लिखा है यहाँ पर, अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो डी जो बिलोंग करता हो उसी ए सेट से, सच दैट कि डी भी हमारा ए के अपर साइड में हो और डी हमारा बी के भी अपर साइड में हो, एंड डी हमारा लोअर साइड में हो सी के, लोअर साइड में है ना डी, ऐसा एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि सी अगर हमारा ए के अपर बाउंड में, अपर साइड में, ए इज द अपर बाउंड ऑफ, सॉरी सी इज द अपर बाउंड ऑफ ए एंड सी इज द अपर बाउंड ऑफ बी, सो सी हमारा अपर बाउंड तो है, तभी हम इसको अब लीस्ट अपर बाउंड कब कहेंगे, लीस्ट अपर बाउंड तभी कह सकते हैं जब ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो, जैसे कि कोई डी मान लिया, ऐसा कोई भी एग्जिस्ट ना करता हो एलिमेंट डी, सच दैट कि डी भी ए के अपर बाउंड में हो, डी भी ए के अपर बाउंड में हो, डी लोअर साइड में हो या फिर लोअर बाउंड में हो सी के। यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट डी प्रेजेंट ना हो जो ए के अपर बाउंड में हो, बी के अपर बाउंड में हो और सी से छोटा हो। अब सी से डी छोटा नहीं है, चाहे वो अपर बाउंड में हो, लेकिन सी से छोटा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, सी हमारा सबसे सी हमारा सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ लिखा है नो, ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो सी से भी छोटा हो। तो इसलिए अगर सी से भी छोटा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है तो हम क्या कहेंगे, सी इज द लीस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड बी, तब हम कहेंगे लीस्ट अपर बाउंड है ए और बी का। इसको जो मैंने समझाया इसको बार बार अगर नहीं समझ में आया तो आप 2-3 बार इसको सुनो, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं पूरा पढ़ने के बाद, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे। उसके बाद इसको दोबारा खुद पढ़ना, सोचना फिर क्या लिखा है, बिल्कुल सही। एलयूबी का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय दिस एंड दिस। एंड बस डिनोट कर कैसे करते हैं वो लिखा है उसमें, ऐसे कुछ बात नहीं है। डिनोट कैसे करते हो, एलयूबी ए कॉमा बी, ये इक्विवेलेंट है, या फिर ए कॉमा बी ऐसे लिख सकते हो, या फिर एलयूबी बी कॉमा ए लिख सकते हो, बात एक ही रहेगी। या फिर इसको हम और कैसे डिनोट करते हैं, इस सिंबल से भी करते हैं, ठीक है। ये जो मैंने बीच में वी बना रखा है तो इससे भी करते हैं। ऐसे नहीं कि ये नोटेशंस हमारे जैसे डीबीएमएस में ये सारे नोटेशंस और ये ग्रेटेस्ट अपर बाउंड में भी आप पढ़ोगे एंड, ये सारे एंड और को भी, या इंटरसेक्शन यूनियन को भी दर्शाते हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग नोटेशंस की फॉर्म में ये काम करते हैं। तो ऐसे नहीं कि किसी के लिए वही है कि किसी एक ही सब्जेक्ट के बिलोंग करते हैं, नहीं, अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग तरीके से, जैसे लीस्ट अपर बाउंड को आप ऐसे भी बता सकते हो, ऐसे भी बता सकते हो, सेम बात है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। यहाँ पर लीस्ट अपर बाउंड था, यहाँ पर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि हमें फाइंड करना है लोअर बाउंड सबसे पहले, लोअर बाउंड, और फिर फाइंड करना है कि ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कौन सा है। यानी कि अब हम चेक करेंगे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है लोअर बाउंड पे ए और बी के, तो हम पढ़ते हैं इसको, लोअर बाउंड को हम जीएलबी से भी डिनोट करते हैं, मीट भी कहते हैं, या फिर इन्फम भी कहते हैं। इन तीनों से आप डिनोट कर सकते हो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। तो इसकी डिफाइनिंग बिल्कुल सिंपल सी होगी, लेट दिस बी अ पोसेट, इसको मैंने एक पोसेट माना, फॉर एनी टू एलिमेंट्स ए कॉमा बी belongs to A if there exists an element C belongs to A such that C is present at the lower side of A and C is present at the lowest side of B, then C is called lower bound of A and B. तो मैंने इसको क्या करा, इसमें तो क्या था, अपर साइड अपर बाउंड निकाल देते हैं अगर सी हमारा अपर बाउंड में है, लेकिन यहाँ पर लोअर बाउंड निकालना है और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है। तो पहले लोअर बाउंड देखते हैं, लोअर बाउंड कैसे निकालोगे, अभी तो पता चला सी लोअर बाउंड होगा, कब होगा लोअर बाउंड,
अगर सी हमारा लोअर साइड में है ए के और सी हमारा लोअर साइड में है बी के, तो मैं कह सकता हूँ कि सी मेरा क्या है, लोअर बाउंड है ए और बी का। लेकिन ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड तब क्या कह सकता हूँ, इफ देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट, ये ध्यान देना, ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो डी, जैसे कि डी बिलोंग्स टू ए, जो कि कोई भी एलिमेंट जो बिलोंग करता हो उसी सेट को, सच दैट कि डी भी लोअर साइड में हो ए के और डी भी लोअर साइड में हो बी के और डी अपर साइड में हो सी के। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो डी जैसे कोई मान लो कोई भी एग्जिस्ट ना करता हो डी जो उस रिलेशन से उसी साइड से बिलोंग करता हो और ए के अपर साइड में हो, सॉरी ए के लोअर साइड में हो और बी के भी लोअर साइड में हो और सी से क्या हो, अपर साइड में, यानी कि सी से बड़ा हो। अब यानी कि ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे जो सी से भी बड़ा हो और इन दोनों के लोअर साइड में आता हो, यानी कि सी हमारा सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। और सारे जो एलिमेंट होंगे वो लोअर बाउंड तो होंगे लेकिन सी से छोटे होंगे, यानी कि सी हमारा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसलिए हमारा क्या होगा, सी तब कहलाया जाएगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी। तो ये बात है यहाँ पर बिल्कुल सेम है, ये समझ गए तो ये भी समझ गए होगे। अब देखते हैं, देखो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय GLB दिस और दिस नोटेशन। ये कर सकते हो, मतलब इक्विवेलेंट यही है, तो आप ये दोनों भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ठीक है, नोट करने वाली बात क्या है, लेट ए इज अ सेट ऑफ। सो नोट करने वाली बात यहाँ पर क्या है, अभी को आपको इसको देखना पड़ेगा, जो भी 3 नोट मैंने दे रखे हैं उसका जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब उसको आपको समझ में आएगा जब भी आप क्वेश्चंस लगाओगे। So let R is any set of real numbers and this is a poset for element A comma B belongs to A. Identify least upper bound and greatest lower bound. तो कोई भी हमारा सेट है, किसका सेट है, हमारा रियल नंबर्स का सेट है। तो सिंबल ध्यान रखना है कौन सा सिंबल है, तो कोई भी हमारे रियल नंबर्स का सेट है तो लीस्ट अपर बाउंड मुझे अगर निकालना हो ए और बी का, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में से जो भी मैक्स एलिमेंट होगा, चाहे ए बड़ा हो या बी बड़ा हो, जो भी इन दोनों में से बड़ा एलिमेंट है वो उसका क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड हो जाएगा। और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कैसे निकालेंगे, ए और बी का, जो भी मिनिमम वैल्यू होगी ए और बी की वो उसकी क्या होगी, ग्रेट लोएस्ट बाउंड होगी, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगी। ठीक है, नेक्स्ट नोट हमें दे रखा है, अब इसमें माना आपको सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसमें था रियल नंबर्स, इसमें था नेचुरल नंबर्स, और साइन देख लो यहाँ पर, ये क्या है, हमारा पोसेट है फॉर एलिमेंट्स ए बी बिलोंग्स टू ए। तो अगर आपको बोला जाए कि लीस्ट अपर बाउंड निकालो ए और बी का, तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एलसीएम ले लेना है ए और बी का। ए और बी का जो एलसीएम आएगा वो उसका क्या होगा, लीस्ट अपर बाउंड होगा। लेकिन जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम भी उस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, और जो कि उस सेट में प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला गया है कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी नेचुरल नंबर का सेट है तो उसमें ये ए और बी तो होंगे। लेकिन आपको अगर आपको कोई सेट दिया जाए उसमें ना हो तो उसमें फिर लीस्ट अपर बाउंड नहीं होगा, और क्या होगा, लेकिन एलसीएम जो लोगे वो भी प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसे ही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर लेना पड़ेगा, आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है और बी का, तो आपको ए और बी का क्या करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपको लेना पड़ेगा। थर्ड नोट हमें यहाँ पर दे रखा है, लेट ए इज एनी फाइनाइट सेट। ए हमारा कोई क्या है, फाइनाइट सेट है। पहली वीडियो हमने पढ़ी थी फाइनाइट सेट क्या होते हैं वो सब है, ए पावर सेट क्या होते हैं उसके बेसिस पे। सो लेट ए इज एनी फाइनाइट सेट, ए कोई हमारा फाइनाइट सेट है और पी ए हमारा क्या है, पावर सेट है, सेट ए का पावर सेट है ऑफ ए। ठीक है, देन दिस पावर सेट कॉमा ये क्या है, सबसेट इज अ पोसेट, ये हमारा क्या है, एक पोसेट है। सो लेट एक्स एंड वाई आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ए, दैट मीन्स एक्स वाई बिलोंग्स टू पावर सेट ए। देन तो आपको लीस्ट अपर बाउंड या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना, तो कैसे निकालेंगे वो देखने वाला है। जैसे कि हमारे पास क्या दे रखा है, एक फाइनाइट सेट दे रखा है ए, और हमने क्या करा, पावर सेट निकाला है ए का। सिंपल से समझ में आ रहा है, एक सेट ए दे रखा है उसका पावर सेट निकाल लिया हमने। ठीक है, फिर हमने यहाँ पर दो एलिमेंट्स माने एक्स एंड वाई, दो एलिमेंट्स माने उसी पावर सेट ए के, यानी कि एक्स और वाई मैंने दो एलिमेंट्स उठा लिए पावर सेट से। ठीक है, तो पावर सेट एक्स और वाई क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं इसको, पावर सेट को। तो अगर आपको निकालना हो लीस्ट अपर बाउंड निकालना हो एक्स और वाई का, तो क्या होगा, एक्स यूनियन वाई, यानी कि एक्स में एक्स के जो पावर सेट से निकाले हैं, तो जो सबसेट निकाला आपने वो यूनियन कर देना वाई वाले सबसेट्स के साथ, जो भी सबसेट आपने इसमें से निकालेंगे।
ठीक है। तो यूनियन जो कर दोगे, जैसे कि मान लो आपने एक्स में एलिमेंट है 1 2 3 और वाई में एलिमेंट है हमारे 3 5, तो यूनियन कर दोगे तो 1 2 3 4 5 1 2 3 5 है ना। 4 मैंने क्लियर कहा था। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि अगर एक्स में मान लो एक्स वाले में आपके थे 1 2 3 एलिमेंट्स और वाई वाले में आपने निकाले थे 3 और 5 एलिमेंट, तो आपको लीस्ट अपर बाउंड लीस्ट लोअर बाउंड निकालना हो, लीस्ट अपर बाउंड निकालना हो एक्स वाई का, तो वो क्या आएगा, इसका इंटरसेक्ट, इसका यूनियन ये, यानी कि इसके यूनियन में क्या आएंगे 1 2 3 5 1 2 3 5 ये तो आएंगे इसके लीस्ट अपर बाउंड में। अगर आपको ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना हो एक्स और वाई, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कर देना है। इसमें कॉमन क्या है, यही है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड क्या होगा 3 हो जाएगा और कुछ नहीं करना। ये चीज है। नेक्स्ट क्या है हमें दे रखा, तो इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दे रखा है, लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट अपर बाउंड कैसे फाइंड करते हैं। एग्जांपल देखो लास्ट में, अभी हम ये डिस्कस करेंगे। एग्जांपल ऑफ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट अपर बाउंड क्या दे रखा है, मैंने एक लेट माना 1 2 3 4 हमारा एक सेट ए है, और यहाँ पर क्या दे रखा है हमें ए कॉमा रिलेशन जो हमें यहाँ पर क्या है, ये हमारा पो सेट है, ये क्या है स्मॉलर देन इक्वल टू फाइंड LUB एंड GLB, यानी कि लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एलिमेंट 2 3 बिलोंग्स टू ए, यानी कि हमें इन दो एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना है। इन दोनों के एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में हमें लीस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना है। तो यहाँ पे इसको आंसर में मैंने देखो क्या लिखा है, 2 और 3 के रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, यानी कि ये जो है हमारा ए और बी है। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ लीस्ट अपर बाउंड, यहाँ पर मैं फाइंड करूंगा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीस्ट अपर बाउंड कैसे फाइंड करते हैं। 2,3 है, 2 और 3 है ना, तो 2 रिलेशन हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, कौन सा सिंबल है, स्मॉलर देन इक्वल टू, तो 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 1, 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 2, यानी कि सभी सेट के एलिमेंट्स के साथ मैं लिख रहा हूँ 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 3, 2 स्मॉलर देन इक्वल टू 4, ऐसे ही जो 3 के साथ भी देखना है, 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 1, 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 2, 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 3, 3 स्मॉलर देन इक्वल टू 4। अब क्या करना है कि लीस्ट अपर बाउंड क्या होता है, लीस्ट अपर बाउंड की डिफाइन याद आनी चाहिए। अपर बाउंड का मतलब अपर साइड में जो एलिमेंट हो सबसे छोटा, तो इसलिए मैंने इसको अपर साइड में क्या क्या है, ये जो एलिमेंट्स हमने इस साइड से लिखे हैं अपर साइड में ये है 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, लेकिन इनमें से सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। सबसे पहले हम उन एलिमेंट्स को हटाएंगे जो कंडीशन को ट्रू ही नहीं दे रहे हैं, जैसे कि क्या 2 छोटा है 1 से, नहीं, तो हटा दो उसको। क्या 3 छोटा है 1 से, नहीं, हटा दो उसे। क्या 3 छोटा है, क्या 2 छोटा है बराबर है 2 के, हाँ है बराबर है, तो इसलिए रखे रहने दिया। क्या 2 हमारा छोटा या बड़ा, 3 हमारा क्या छोटा या बड़ा है 2 से, बोलोगे नहीं है, तो इसको हमने हटा दिया। यानी कि इन तीनों के साथ तो चेक नहीं करना, चौथे के साथ भी हमें क्या नहीं करना, चेक नहीं करना। हम अब क्या देखेंगे, अब इन ये 2 बचे हमारे पास, क्योंकि 2 हमारा छोटा होता है 3 से, 3 हमारा बराबर होता है 3 के, 2 हमारा छोटा है होता है 4 से, और 3 हमारा छोटा होता है 4 से। तो इन दोनों को अब चेक करेंगे। इन दोनों को हमने चूज क्यों नहीं करा, क्योंकि 1 and 2 कैन नेवर बी द अपर बाउंड ऑफ 2 and 3। क्योंकि हमने इस वाले 2 को क्यों हटाया, क्योंकि क्या 2 और 3 का अपर बाउंड करना था, क्योंकि 2 और 3 हमारे क्या नहीं हो सकते, अपर बाउंड में नहीं हो सकते। एंड लग रहा है 2 and 3 नहीं हो सकते अपर बाउंड में, सॉरी 1 और 2 नहीं हो सकते अपर बाउंड में 2 और 3 के, क्योंकि दोनों हमें चाहिए, दोनों साइड चाहिए अपर बाउंड में, दोनों एलिमेंट्स के प्रेजेंट होने चाहिए। इसलिए 2 हमारा एक में तो प्रेजेंट है, दूसरे में नहीं है, इसलिए हम इसको भी नहीं देंगे, ये चीज है। तो हमने यहाँ पर ये एलिमेंट उठाया, अब ये 2 एलिमेंट उठा लिए, लेकिन मुझे क्या चाहिए, लीस्ट चाहिए, सबसे छोटा एलिमेंट जो इन सबके अपर बाउंड में हो। सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 3 और 4 में से 3 है, तो मैं लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ देख सकते हो बोथ 3 and 4 आर अपर बाउंड ऑफ 2 and 3, 3 and 4 अपर बाउंड है 2 और 3 के, दैट मीन्स 3 इज एट लोअर साइड ऑफ 4 एंड देयरफॉर 4 कैन नेवर बी द LUB। लेकिन हमारा क्या है, 3 हमारा लोअर साइड है 4 के। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो जो लोअर साइड में हो C के, और हमारा यहाँ पर क्या है 4 के लोअर साइड में 3 आ रहा है, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, लेकिन है, तो इसलिए वो जो एलिमेंट है वो हो जाएगा हमारा लोएस्ट बाउंड। ऐसे समझ सकते हो जो इस डिफाइन के अकॉर्डिंग है। या फिर इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, 3 है, तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, अपर साइड में है दोनों, लेकिन लीस्ट कौन सा है, 3 है, तो 3 इसका होगा आंसर। तो लीस्ट अपर बाउंड क्या होगा, 3 होगा। सिंपल सी बात है। अब ये हम फाइंड करते हैं ग्रेटेस्ट
ग्रेटेस्ट लोएस्ट बाउंड, लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। लोअर बाउंड का मतलब है लोअर साइड में एलिमेंट प्रेजेंट कौन सा है, ग्रेटेस्ट, ठीक है, सभी एलिमेंट्स वो लिखे। अब लेकिन मैंने ग्रेटेस्ट साइड में लिखूंगा, सॉरी लोअर साइड में लिखूंगा मैं एलिमेंट्स को, क्योंकि मुझे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फाइंड करना है। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में मैंने लिखा, लोअर बाउंड कौन सी प्लेस होती है, ये वाली पहली वाली लोअर साइड। लोअर साइड में मैंने क्या लिखा यहाँ पर, लोअर साइड में मैंने एलिमेंट्स लिखे सेट के 1 1 2 2 3 3 4 4, और किसके साथ कंपेयर करना है, 2 और 3 के साथ, 2 3 2 3 2 3, और सिंबल तो वही रहेगा। कहाँ गया सिंबल, तो ये रहा। तो जो इसमें से प्रेजेंट नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं हो सकते, उनको हटा दो। 4 का छोटा हो सकता है, 2 से नहीं हो सकता, 4 का छोटा हो सकता है, 3 से नहीं हो सकता, 3 का छोटा हो सकता है, 2 से नहीं हो सकता, तो इसको भी हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें दोनों का निकालना है, ए और बी का लोअर बाउंड, ए और बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकालना है। तो एक नहीं हो रहा तो दूसरे का को नहीं लेंगे, तो इन दोनों को हम नहीं ले सकते। 3 and 4 कैन नेवर बी द लोअर बाउंड ऑफ 2 and 3। 3 और 4 लोअर बाउंड नहीं हो सकते। हाँ चलिए, 3 and 4 लोअर बाउंड नहीं हो सकते 2 और 3 के, 3 और 4 लोअर बाउंड नहीं हो सकते 2 and 3 के, ठीक है। इन दोनों में देखते हैं क्या दे रखा है। ये दोनों 1 छोटा है 2 से है, 1 छोटा है 3 से है, 2 छोटा है 2 से या बराबर है, ठीक है। 2 छोटा है 3 से, हाँ है, ये कंडीशन ट्रू है। अब इनमें से देखो ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है जो लोअर साइड में है, लोअर बाउंड में तो 1 और 2 दोनों है। लोअर साइड में ना, लोअर साइड कौन सी थी, ये वाली थी, लोअर साइड में तो 1 और 2 दोनों है, लेकिन ग्रेटेस्ट कौन सा है, ग्रेटेस्ट कौन सा है 2, तो 2 उसका क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो जाएगा। बोथ 1 and 2 आर लोअर बाउंड्स ऑफ 2 and 3। 1 and 2 दोनों ही लोअर बाउंड है 2 और 3 के, बट 1 स्मॉलर देन इक्वल टू 2, या फिर आप कह सकते हो 1 बिलोंग्स टू लोअर साइड ऑफ 2। यहाँ पर था कि ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए, नो एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए जो इसके क्या हो, अपर साइड में हो। ये अपर साइड में, यानी कि 2 अपर साइड में है, या फिर 1 लोअर साइड में, ऐसे भी कह सकते हो, लेकिन 2 इसके अपर, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो डी नाम का, जो सी के अपर साइड में हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मैं 1 को मानूं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, तो इसके क्या, इसके अपर बाउंड में कोई एलिमेंट हो सकता है, तो देखा 2 हो सकता है, तो इसलिए 1 को मैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड नहीं मान सकता, 2 को मानूंगा। ये तो उसके अकॉर्डिंग मैं कंपेरेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बना आपको दिख ही रहा है ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है, 2 है, तो 2 ही हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होगा। So that means 1 is at lower side of another lower bound 2. So therefore 1 cannot be the greatest lower bound of 2 and 3. So greatest lower bound of 2 and 3 is 2. ये चीज है। तो या फिर आप इससे भी कंपेयर कर सकते हो, मैक्सिमम एलिमेंट, मिनिमम एलिमेंट, मैक्स एलिमेंट कौन सा है, एलयूबी होगा, मैक्स एलिमेंट इसमें से कौन सा है, 3 है, तो 3 हो गया। मिनिमम एलिमेंट कौन सा है, मिनिमम एलिमेंट 2 और 3 में से कौन सा है, 2 का है, तो 2 हो गया। वैसे भी या फिर इसको और आसान तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं जब हम आगे जब हम चीज पढ़ेंगे। अब इसके अगला जो बोर्ड आएगा, तो उसके बोर्ड में आपको ये जो चीज मैंने पूरे पेज में लिख के बताई है अलग अलग तरीकों से, वो आप सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम की मदद से बिल्कुल सिंपली एकदम निकाल सकते हो। उसमें आपको कम से कम 30 सेकंड भी नहीं लगेंगी, 30 सेकंड भी नहीं लगेंगी, 10 सेकंड या 20-15 सेकंड में पूरे के पूरे लोअर बाउंड, अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट बाउंड, ये सब जितने भी होंगे, ये मिनिमम मैक्सिमम सब निकल आएंगे उसी से। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि क्या चीज हो रही है। अब हम बढ़ते हैं मिनिमल एलिमेंट्स इन अ पोसेट। अगर आपने डीबीएमएस पढ़ा है तो आपको पता होगा मिनिमल एलिमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। मिनिमम तो सबको पता ही है, मिनिमम मैक्सिमम क्या होता है, छोटे से छोटा, और मैक्सिमम का क्या मतलब होता है, बड़ा नंबर। मैक्सिमल और मिनिमल का मतलब क्या होता है, मिनिमल का अगर आपने डीबीएमएस पढ़ा है तो आपको वहाँ पर कीज फाइंड करनी पड़ती थी। मिनिमल सेट ऑफ एट्रीब्यूट कैंडिडेट की होता है कि सुपर की क्या होता है, मैक्सिमल मिनिमल हो या ना हो तो भी सुपर की होता है। तो वो सारे कॉन्सेप्ट अगर आपने डीबीएमएस में पढ़े हो तो आपको इन दोनों का डिफरेंस पता ही चल गया होगा। लेकिन नहीं पता तो उसको पढ़ते हैं, उसके बाद हमें पता चल जाएगा क्या चीज़ कहने की कोशिश कर रही है। लेट दिस बी अ पोसेट। अब देखो ये जो साइन है, इसकी साइन की प्लेस में मैं आर भी लिख सकता हूँ, है ना, ये तो आपको पता ही है। आर की प्लेस में तो ये साइन आया है, तो वैसे भी लिख सकते हो। तो ए कॉमा ये जो रिलेशन है बी अ पोसेट, ये हमारा क्या है, कोई जो रिलेशन हमें दे रखा है वो हमारा क्या है, पोसेट है। An element x belongs to A is called a minimal element of poset this if there exists no element y belongs to A other than x itself such that y is at the lower side of x। इसको आप या तो ये साइन लिख लो y smaller than equal to x लिख लो, या फिर ऐसे लिख दो y relates to x। y relates to x का मतलब क्या होता है,
y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, या y क्या है हमारा लोअर साइड में है, या तो ये साइन लिख लो या तो ये r लिख लो, ठीक है। मैंने यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं, लेकिन ऐसे दोनों मत लिखना, या तो ये पेंसिल से लिख दो कि आप इसको पढ़ भी कह सकते हो, y रिलेट्स टू x, y रिलेट्स टू x का मतलब हम क्या लिखते थे, y कॉमा एक्स बिलोंग्स टू r। तो मतलब कि कहने का मतलब क्या, y हमारा लोअर साइड में है। तो डिफाइन का मतलब क्या है, कोई हमने यहाँ पर माना हमें एक कोसेट है गिवन है, ये हमारा कोसेट है, एन एलिमेंट x बिलोंग्स टू a इज कॉल्ड अ मिनिमल एलिमेंट ऑफ कोसेट दिस। कोई हमने x माना उसी सेट से, वो हम उस नंबर को मिनिमल एलिमेंट तभी कह सकते हैं उस इस पोसेट का, इफ देयर एग्जिस्ट नो एलिमेंट y बिलोंग्स टू a, अगर ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो y का अदर देन x इटसेल्फ सच दैट y प्रेजेंट हो लोअर साइड में x के, यानी कि y x को हम तभी मिनिमल एलिमेंट कह सकते हैं जब ऐसा कोई भी एलिमेंट y नाम का ना बिलोंग करता हो जो x के लोअर साइड में हो, ये कहने की कोशिश कर रहा है। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या कहने का मतलब है, कि कोई हमारा सेट हमें यहाँ पर दे रखा है 2 3 4 6 15, और यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, पोसेट क्या दे रखा है, a कॉमा डिवाइड्स दे रखा है। फाइंड मिनिमल एलिमेंट्स, मिनिमल एलिमेंट्स हमको फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, अब इसमें मिनिमल एलिमेंट कौन सा है, 2, 3 आर मिनिमल एलिमेंट इन अबव पोसेट, 2 और 3 हमारा मिनिमल एलिमेंट है, लेकिन फाइंड कैसे किया ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, 2 और 3 को मैंने मिनिमल कैसे माना, तो मैंने डिवाइड्स करके देखो हर एक नंबर को, 2 डिवाइड्स 3 नहीं करता, 2 डिवाइड्स 4 करता है, तो यहाँ पे लिखा भी है 2 डिवाइड्स 4, ये डिवाइड्स करता है, देयरफॉर 4 इज नॉट मिनिमल, यानी कि 4 को कोई ना कोई डिवाइड करता है, यानी कि 4 हमारा मिनिमल नहीं है। इसको हम लिखते कैसे, अगर लिखते तो इसको हम ऐसे लिखते 2 डिवाइड्स 4, है ना, यानी कि 4 के लोअर साइड में कोई एलिमेंट प्रेजेंट है, हो सकता है, और इसमें क्या लिखा है, कोई भी लोअर साइड में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, नो एलिमेंट y नाम का एग्जिस्ट करता हो लोअर साइड में। अगर लोअर साइड में एग्जिस्ट करता है तो 4 हमारा क्या होगा, मिनिमल नहीं होगा, 4 हमारा क्या नहीं होगा, मिनिमल नहीं होगा। तो वही चीज लिख रहे हैं, तो 4 हमारा मिनिमल नहीं है। ऐसे ही 2 डिवाइड कर सकता है 6 को, तो 6 भी हमारा मिनिमल नहीं होगा, और 3 डिवाइड कर सकता है 15 को, तो 15 भी हमारा मिनिमल नहीं होगा। कि जो भी एलिमेंट हम मिनिमल मानते हैं उसके लोअर साइड में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, जो भी सिंबल हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन अगर मैं 2 की बात करूं, क्या 2 को कोई डिवाइड्स कर सकता है, बोलोगे 1 कर सकता है, लेकिन 1 यहाँ पर है नहीं, 1 यहाँ पर है नहीं, तो यहाँ इस सेट के अकॉर्डिंग कोई भी नंबर नहीं आ सकता इसके लेफ्ट साइड में, तो 2 हमारा क्या होगा, मिनिमल एलिमेंट होगा, तो 2 हमारा मिनिमल एलिमेंट है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा एलिमेंट हो मिनिमल, तो अब मैं 3 के लिए चेक करूं, क्या 3 के लोअर साइड में कोई आ सकता है, बोलोगे नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि इस सेट में से ना 4 आ सकता ना 2 आ सकता, बोलो 2 लिख दो, 2 नहीं आ सकता, 2 डिवाइड्स नहीं करता है 3 को, तो इसलिए हमारे यहाँ पर हमने पढ़ भी चुका है, तो इसलिए हमारे क्या होंगे, 3 हमारा क्या होगा, मिनिमल एलिमेंट होगा इस कोसेट का। मैक्सिमल का भी मैंने लिख दिया है, लेकिन उसकी पहले डिफाइन पढ़ते हैं। आई होप आपको मिनिमल एलिमेंट समझ में आया होगा कि कैसे काम हुआ है। मैक्सिमल एलिमेंट इन अ पोसेट, मैक्सिमल एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं, बिल्कुल वही डिफाइन है, बस थोड़ा सा चेंज है। लेट दिस बी अ पोसेट, या तो इस सिंबल लिख लो या फिर ये आर लिख लो, क्योंकि इसकी प्लेस में कोई भी आ सकता है। X belongs to A is called a maximal element of poset this if there exists no element Y belongs to A other than X itself such that X relates to B, X relates to B का मतलब है X, Y belongs to R, जैसे कि Y जो है अपर साइड में नहीं होना चाहिए, यानी कि इसमें क्या था, लोअर साइड में नहीं होना चाहिए था, इसमें ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। अगर हम देखो शुरू से बताता हूँ कि मैक्सिमल एलिमेंट तभी कहेंगे, X को मैंने माना है मैक्सिमल है, लेकिन मैं X को मैक्सिमल तभी बोल सकता हूँ, मैक्सिमल एलिमेंट तभी बोल सकता हूँ जब ऐसा कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट ना करता हो y, जो बिलोंग करता हो उसी साइड से जो लोअर साइड जो अपर साइड में हो x के, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो x के अपर साइड में हो, तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो x है वो मेरा मैक्सिमल है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हमें पिक्चर क्लियर होगी कि ये कहने का मतलब क्या है। इसमें लोअर था, लोअर साइड में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए था, इसमें अब क्या हो जाएगा, अपर साइड में। इसी को एग्जाम्पल लो, ऊपर 4 6 15 हमारा मैक्सिमल है, लेकिन कैसे मैक्सिमल है, इसके अपर साइड में कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अपर साइड में मतलब क्या है, जैसे मैं 2 लूं, 2 डिवाइड्स किस किस को कर सकता है,
वैसे तो मैं एक ही ले लूँ, चार को कर सकता है, तो 2 की अपर साइड में ये क्या है, अपर साइड 2 के अपर साइड में एक कोई एलिमेंट हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो 2 हमारा मैक्सिमल नहीं होगा, 2 हमारा क्या नहीं होगा, मैक्सिमल नहीं होगा। ऐसे ही 3 को लो, 3 किसको डिवाइड करता है, 3 डिवाइड्स करता है 15 को, करता है 6 को भी करता है, ठीक है, लेकिन कोई भी एलिमेंट ले लो, लेकिन एक को तो कर ही रहा है ना, एक को तो करता है, यानी कि इसके भी 3 हमारा, अगर मैं 3 को x मानूं और 15 को y मानूं, तो 3 हमारा मैक्सिमल एलिमेंट तभी कहलाता जब ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट ना होता y नाम का जो 3 के अपर साइड में होता है। तो 3 के तो अपर साइड में है, आ सकता है नंबर इस साइन के अकॉर्डिंग, तो इसलिए 3 भी हमारा मैक्सिमल एलिमेंट नहीं होगा। 4 के लिए चेक करते हैं, क्या 4 डिवाइड्स कर सकता है किसी को, 4 ना 6 को डिवाइड करता, 4 ना 15 को डिवाइड करता, 4 ना 2 को डिवाइड करता, 4 ना 3 को डिवाइड करता, तो 4 के यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता अपर साइड में, तो अपर साइड में कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, तो ये क्या होगा, हमारा मैक्सिमल एलिमेंट होगा। तो 4 हमारा मैक्सिमल एलिमेंट हो गया, लेकिन और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं मैक्सिमल। 6 के लिए चेक करा, क्या 6 किसी को डिवाइड कर सकता है, मैं बिना लिखूं तो भी 6, चलो लिख देता हूँ 6, इसके यहाँ पर कोई नंबर आ सकता है, नहीं आ सकता, ना 6 15 को डिवाइड करता है, ना 4 को, ना 3 को, ना 2 को, तो 6 के नहीं आ सकता। 15 को लो, 15 के भी अपर साइड में कोई एलिमेंट नहीं आ सकता, तो इसलिए हमारे 4 6 15 क्या होंगे, मैक्सिमल एलिमेंट होंगे, ये बात है, ठीक है। तो मैक्सिमल का पता चल गया, मैक्सिमल कैसे फाइंड करते हैं, मिनिमम एलिमेंट इन अ पोसेट कैसे फाइंड करते हैं, अब मिनिमम की बात आई है। सो लेट दिस बी अ पोसेट, हमने इसको एक पोसेट माना, an element m belongs to A is called a minimum element of poset if and only if m is smaller than equal to A, या फिर m relates to A for all A belongings to A। इसके कहने का मतलब क्या है, A, A belongs करता हो इस रिलेशन से, या फिर जो भी सिंबल आपको गिवन है वो उस रिलेशन से बिलोंग करता हो फॉर ऑल A belongings to A। एग्जाम्पल के साथ इसको वैसे अच्छे से हम समझेंगे। इन अबव एग्जाम्पल, ये जो अबव एग्जाम्पल है इसमें देयर इज नो एलिमेंट विच डिवाइड्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ गिवन सेट दिस, ये जो सेट हमें यहाँ पर गिवन है वो चीज है, यानी कि इस सेट में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, देयर इज नो एलिमेंट विच डिवाइड्स ऑल एलिमेंट, ऐसा कोई भी एलिमेंट इसमें नहीं है जो सभी एलिमेंट्स को डिवाइड करता हो। तो मिनिमम एलिमेंट की क्या डिफाइन समझे, यानी कि हमारे सेट में ऐसा कोई एलिमेंट होना चाहिए था जो सारे के सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर पाता। अगर वो कोई भी एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट होता है जो सारे के सारे एलिमेंट्स को डिवाइड कर सकता है, तो वो हमारा मिनिमम की कैटेगरी में आता, तो वो हमारा मिनिमम एलिमेंट होता। तो जैसे मान लो इसमें तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसे मिनिमम एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी हो सकता है कि मिनिमम एलिमेंट एग्जिस्ट ना करे, तो बोले कि मिनिमम एग्जिस्ट करे, वैसे एक एग्जांपल बताओ, तो मैं यहाँ पे लिख देता, अगर 1 लिख दूं तो 1 तो सभी नंबर्स को डिवाइड करता है, तो अगर मैं इसमें 1 और एड ऑन कर दूं तो इसका मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा, इसका मिनिमम एलिमेंट 1 हो जाता फिर, ठीक है। तो ऐसा एलिमेंट जो सेट में प्रेजेंट हो, जो सब सारे नंबर्स को क्या करता हो, डिवाइड्स करता हो, तो वो क्या होगा, हमारा मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा। मैक्सिमम एलिमेंट वही है कि अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसका अपोजिट, ऐसा कोई बड़ा नंबर हो जो जिससे सभी नंबर्स क्या होते हो, डिवाइड होते हैं, तो अगर वैसा नंबर हो प्रेजेंट तो वो मैक्सिमम में आ जाएगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट ऑफ ए पोसेट क्या होता है, सो लेट दिस बी अ पोसेट, एन एलिमेंट n, यहाँ पर m मान लिया, यहाँ पर x मान लिया, यहाँ पर n मान लिया, n belongings to A is called a maximum element of poset this if and only if A relates to n for all A belongings to A। इसका कहने का मतलब है कि A n belongings to उस रिलेशन से होना चाहिए, यानी कि जो सिंबल है वो उस रिलेशन से होना चाहिए फॉर ऑल A belongings to A, सभी A के लिए जो सेट A से बिलोंग करते हो। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एग्जांपल मैंने अलग से लिख दिया, जैसे कि 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा कोई एलिमेंट है, और यहाँ पर सिंबल कौन सा, डिवाइड्स का है, तो क्या इस सेट में कोई ऐसा एलिमेंट है, सबसे बड़ा, मैक्सिमम निकालना है, सबसे बड़ा कोई ऐसा एलिमेंट है जिससे सारे एलिमेंट्स, जिसको सारे एलिमेंट्स डिवाइड कर सकते हैं, तो बोलोगे हाँ है, कौन सा है, 12, 2 12 को डिवाइड कर सकता है, 3 12 को डिवाइड कर सकता है, 4 भी 12 को डिवाइड कर सकता है, 6 भी 12 को डिवाइड कर सकता है। तो इस केस में हमारे पास एक मैक्सिमम एलिमेंट है 12, जिसको सारे एलिमेंट्स क्या कर सकते हैं, डिवाइड्स कर सकते हैं। तो फाइंड मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, उसका आंसर 12 होगा हमारा मैक्सिमम एलिमेंट, क्योंकि 12 वो बड़ा नंबर है जिससे सारे नंबर्स जिसको डिवाइड
कर सकते हैं। तो बिल्कुल एकदम सिंपल था। यहाँ पर क्या था, मिनिमम मैक्सिमम का क्या था, ये कॉन्सेप्ट था। तो इसी के साथ ये बोर्ड हुआ कंप्लीट। सो आगे की वीडियो के लिए अभी बहुत सारा और बचा सेट थ्योरी एंड अलजेब्रा में। सो स्टे ट्यून। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।